तो बात है जनाब 399 बीसी की। सरकार जो है एथेंस की, यूनान ग्रीस, अक्यूज़ कर दिया सोक्रेटिस को दो चीज़ों से। नंबर वन कि भाई साहब सोक्रेटिस जो है यूनान ग्रीस के यूथ को करप्ट कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने भाई साहब गॉड्स को डिनाई कर दिया, मतलब ही हैज़ बिकम बॉर्डर लाइन एथीस्ट। उस टाइम पे गॉड्स को डिनाई करना इतनी बड़ी पनिशमेंट होती थी। अब यहाँ पे चॉइस दी गई सोक्रेटिस को, क्योंकि थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल हैं हमारे सोक्रेटिस बाबा हैं, तो उनको चॉइस दी गई, जबकि चॉइस लोगों को दी नहीं जाती थी। उनकी चॉइस में था कि या तो वो अपने स्टेटमेंट्स विड्रॉ कर लें, वापस ले लें, या फिर वो भैया मौत की घाट उतर जाए और उनको एक जहर का प्याला दिया जाएगा जिसमें हेमलॉक एक प्लांट होता था, उसका कुछ मिक्सचर वगैरह होगा, वो जहर है एंड इट वुड बी काइंड ऑफ अ सुसाइड। अब लोगों ने बोला कि भाई इंसान है, कभी ना कभी तो उसकी बायोलॉजी किक इन होती है और वो मान जाएगा, बोलेगा हाँ भाई मेरे को छोड़ दो, गलती हो गई भाई साहब। बट ही चोज टू डाई। अब आज जो हम इस पेंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, वो पेंटिंग इसी पूरे प्रोसेस के अराउंड है, द डेथ ऑफ सोक्रेटिस। अब ये पेंटिंग अगर आप क्लोजली देखें, और जो ये बनाई गई थी, इसको बनाया था एक फ्रेंच पेंटर जैक लुई डेविड, जस्ट बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इसकी जो इंस्पिरेशन थी वो उन्होंने ली थी प्लेटोस के एक डायलॉग ऑन द सोल विच वॉज फेडो। प्लेटो का डायलॉग है जिसमें उन्होंने सोक्रेटिस की डेथ के बारे में बताया हुआ है। तो इस पेंटिंग का जो मोमेंट है, समझ लो अभी तो हम फोटो खींच ले भैया, खचक से खींचा फोटो खींच गई। उस टाइम पे मोमेंट को कैप्चर करने के लिए एक पेंटिंग होती थी, और एक पेंटिंग उस मोमेंट को दर्शाती थी। तो अगर आप ये मोमेंट वो है जब सोक्रेटिस के हाथ में प्याला दिया जा रहा था और सोक्रेटिस वो प्याला ले रहे थे। अगर आप उनके आर्म्स को देखें तो एक आर्म, एक हाथ जो है हेवेंस की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ दिखा रहा है, और दूसरा आर्म जो है, दूसरा हाथ, वो उस जहर के प्यालों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, दैट कप ऑफ हेमलॉक विच इज डिपिक्टिंग बोथ लाइफ एंड डेथ, लाइफ बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड एंड डेथ। और अगर आप इस पेंटिंग के अराउंड देखेंगे तो वेरियस रिएक्शंस है जिसके ऊपर हम लोग अभी विस्तार से थोड़ा ज़रा डेप्थ में घुस के बात करेंगे। बट ये पेंटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए बन गई बिकॉज इस पेंटिंग ने एक इंसान के करेज को दर्शाया, हमसे रूबरू करवाया। जो इंसान अपने आइडियाज़ के लिए खड़ा रहा, मरते दम तक खड़ा रहा, जो कि आजकल नहीं होता, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा इस पेंटिंग को समझ लेते हैं। अब सेंट्रल फिगर ऑब्वियसली इसमें सोक्रेटिस है, और इसमें सोक्रेटिस को थोड़ा बूढ़ा दिखाया, बहुत ज़्यादा एल्डरली फिगर दिखाया हुआ है। एक वाइट सा वस्त्र, एक वाइट सा कपड़ा पहना हुआ है इन्होंने, और कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, ऐसे झुकेल की तरह नहीं बैठे। अगर किसी को बोल दिया जाए भाई आपकी मौत है, और अगर तुम यूट्यूब के ऊपर जाओ एग्जीक्यूशनरी वीडियोज़ में, जब टाइम पास करना चाहता था तो हेवी लीक और liveLeak.com, heavyr.com, liveLeak.com, इन सब पे जाके ये एग्जीक्यूशन के वीडियोस देखता था। आई डोंट नो व्हाई, इट वाज माय गिल्टी नॉट प्लेजर। बट मैं रिएक्शंस देखता था लोगों के कि क्या मोमेंट होता है वो जब लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो सबके ना, अगर तुम देखो, कंधे झुक जाते हैं, सर झुक जाते हैं, लाइक दे आर गिल्टी। वेरी फ्यू आर सीना ठोक के। एक एग्जीक्यूशन का वीडियो अगर आप देखेंगे सद्दाम हुसैन का, उसमें वो सीना ठोक के अपना एग्जीक्यूशन में जा रहा है। तो हम इसको जियो पॉलिटिक्स नहीं बनाएंगे, वापस आता है मुद्दे के ऊपर। सद्दाम हुसैन, जिनको नहीं पता एक बार गूगल कर लें कौन थे। अब बहरहाल यहाँ पे जेस्चर अगर आप देखें तो एक हाथ इनका प्याले की तरफ जा रहा है और दूसरा हाथ हवा की तरफ जा रहा है। और इस माहौल में भी सोक्रेटिस के शक्ल की अगर आप देखें, जो हालात हैं वो शिकन के नहीं हैं, वो गुस्से के नहीं हैं, वो टीचिंग की, वो अभी भी कुछ समझाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं कि मरने से पहले भी मैं कुछ छोड़ कर चला जाऊँ। एंड इट इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड। अब थोड़ा सा पेंटिंग में और विस्तार से हम देखें, सराउंडिंग फिगर्स बड़े अच्छे से हमने ज़रा ये अपना आर्किटेक्चर की तरह पूरा प्रेजेंटेशन बना दिया है जैसे आर्किटेक्चर में हमारे होता था। बट सराउंडिंग फिगर्स आप देख ले तो वो बड़े इमोशनल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं। पहले तो आप इनके फ्रेंड्स देखें, अलग अलग उम्रों के इनके दोस्त है, ये दिखाने के लिए कि सोक्रेटिस ने सिर्फ बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं किया था, मिडिल एज लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया था, और मर्दों को भी इन्फ्लुएंस किया था, एल्डरली लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया था। ज़्यादातर लोग इसमें ना इमोशनल डिस्ट्रेस दिखा रहे हैं, कोई मुंह मोड़ के खड़ा है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, कोई गुस्से में। फिर ज़रा थोड़ी सी नज़र डालिए कप बियरर पे, जो जो जहर का प्याला दे रहा है। एक यंग नौजवान है,
जो कि वो जहर का प्याला दे रहा है इनको, लेकिन दूसरी तरफ देख रहा है, जैसे नज़रें नहीं मिला पा रहा है सोक्रेटिस से, कि वो कहना चाह रहा है कि एज अ यूथ आई हैव फेल्ड यू सोक्रेटिस, सुकरात हमने आपको फेल कर दिया। और उनका दूसरा हाथ, वो जो जो प्याला दे रहा है उसका दूसरा हाथ उसके चेहरे के ऊपर है, जैसे वो देख नहीं पा रहा है, फेस नहीं कर पा रहा है। अब नीचे जो बैठे हुए सोक्रेटिस के बाद वो क्रीटो हैं, अगर आप बॉटम राइट कॉर्नर पे देखें तो क्रीटो है। और क्रीटो, जिनको नहीं पता, वो वही हैं जिन्होंने सोक्रेटिस को कुछ चंद दिन पहले या 1-2 दिन पहले, जब सोक्रेटिस को जेल में बंद कर दिया था कि भाई अब एग्जीक्यूशन होने वाला है, तो एक रात पहले शायद क्रीटो आए। एक रात पहले की बात है, वो है फैक्ट चेक आप कर लीजिएगा, बट क्रीटो आए, बोला कि भाई मैंने गार्ड से बात कर लिया, आपको भगा ले चलते हैं, भाग जाइए, एथेंस छोड़ दीजिए। तो अब सोक्रेटिस ने बोला कि मैं भाग जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, वो मैं मानता हूँ, मेरा शरीर बच जाएगा, मेरी बॉडी बच जाएगी, बट मेरे आइडियाज़ मर जाएंगे। बट अगर आज मैंने अपना बलिदान दे दिया, आज मैंने सेक्रीफाइस दे दिया, मेरी बॉडी ज़रूर मर जाएगी, बट मेरी आइडियाज़ एक शहादत हो जाएगी, सेक्रीफाइस हो जाएगा, बलिदान, मतलब समझ रहे हो, एक तरीके का ऐसा सैक्रिफाइस जिसको लोग आगे आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। तो वो थे क्रीटो, बड़े माला माल आदमी थे, समझ लो मुकेश अंबानी ऑफ दैट एरा, इलॉन मस्क काइंड ऑफ कैरेक्टर, ज़्यादा हो गया। बट वो सोक्रेटिस की बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और सोक्रेटिस का घुटना पकड़ के बैठे हैं कि यू नो मैं अभी भी आपका एक स्टूडेंट की तरह हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गौर से आप ज़रा इस पेंटिंग के एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाइएगा तो आपको एक और बुढ़ाओ कैरेक्टर दिखेगा जो कि बैठा हुआ है अपनी गर्दन झुका के। और वो कौन है? इज़ नन अदर दैन प्लेटो। आवाज़ हमारी थोड़ी ज़रा जाने लग जाती है बीच बीच में। प्लेटो को एल्डरली दिखाया, जबकि सोक्रेटिस के डेथ के टाइम पे प्लेटो वॉज यंग। वो बेड के एकदम किनारे बैठे हुए हैं, स्लाउच होके, स्लम्प होके, जबकि उनकी एग्जीक्यूशन ही है, एग्जीक्यूशन सोक्रेटिस के, लेकिन बंदा झुका हुआ है प्लेटो और अपनी लैब की तरफ देख रहा है जैसे कहीं खोया हुआ है। अब आप देखेंगे तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, अगर आप, वैसे तो मैं इसको आर्ट स्कूल का एक लेक्चर नहीं बनाना चाहता, बट सिग्निफिकेंस ये दिखाया जा सकता है क्योंकि प्लेटो ने अपनी मेमोरी से ये पूरी, अपनी फेडो में जो लिखा था पूरी मेमोरी थी उसकी, और जिसको डेविड ने अपनी पेंटिंग में उतारा। बट प्लेटो का जो सर पूरी पूरे कांड की तरफ है, वो ये दिखा रहा है कि प्लेटो अपनी मेमोरी से ये चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको डेविड ने बड़े विस्तार से, बड़े खूबसूरती से दिखाया कि प्लेटो के सर के पीछे सब कुछ हो रहा है, विच इज़ लाइक हिज मेमोरी। अब इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, कलर्स का बहुत अच्छा और सिग्निफिकेंट रोल है, फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस भी है। आप रेड टोन्स देखेंगे, ठीक है, जो कि एजेस के ऊपर है ही नहीं रेड टोन्स, बट जैसे जैसे आप सेंटर में आएंगे बहुत वाइब्रेंट है। क्रीटो में देखेंगे वो जो हेमलॉक दे रहा है उसके वस्त्र में, आप उसके कपड़ों में देखेंगे, और चारों तरफ डार्क है, डार्कनेस है, लेकिन बीच में रोशनी है। जबकि बीच में डार्कनेस होनी चाहिए, चारों तरफ रोशनी होनी चाहिए। भाई बहुत अच्छा काम हुआ है, एथेंस ने एक एक अपराधी को मारा है, बट डेविड के अकॉर्डिंग, प्लेटो के अकॉर्डिंग ये अपराधी नहीं है, ये असली रोशनी है, इसलिए लाइट बीच पे, ठीक है। फोकल पॉइंट कप है, आप देखेंगे ना पेंटिंग का बीचों बीच वो कप है। अब कॉन्ट्रास्ट ये है कि सोक्रेटिस और प्लेटो दोनों ड्रेस्ड है ब्लूइश वाइट से थोड़े से टोन्स में, जो कि एक सीरीन फीलिंग दिखा रहा है। जैसे ऑब्वियसली सोक्रेटिस तो सीरीन फीलिंग है, बट प्लेटो भी भैया सोच रहे एक सीरीन फीलिंग में। हाँ भाई, अब ये जो म्यूटेड पैलेट देख रहे हैं आप, पेंटिंग ऑल इन ऑल, जिसकी समझ लीजिए आप 50-60% पेंटिंग इज़ म्यूटेड, बैकग्राउंड इज़ वेरी म्यूट, वेरी डल कलर। वो इसलिए है क्योंकि शायद डेविड का एक और जो काम था विच वॉज वेरी रोबस्ट, विच वॉज वेरी बोल्ड, वो काम था ओथ ऑफ द होरेटी, जो भी आप उसको कहना चाहे। वो जो पेंटिंग है उसमें आप देख सकते हैं कलर कितने वाइब्रेंट हैं, तो उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला था कि इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं, तो शायद उसको वो अपना कांड छुपाने के लिए उन्होंने इस पेंटिंग को, डेथ ऑफ सोक्रेटिस को ज़रा थोड़ा सा म्यूट कर दिया। बट ऑल इन ऑल इस पेंटिंग में आइडियलाइजेशन किया हुआ है सोक्रेटिस और प्लेटो दोनों का। सोक्रेटिस असल में उस टाइम पे बहुत बुढ़े हो गए थे, लटक गया था सब कुछ उनका, बट उनको बहुत ज़्यादा फिट और हैंडसम दिखाया हुआ है रियलिस्टिकली। वैसे तो सोक्रेटिस को बोला जाता है वॉज वेरी अगली, उनकी नाक बड़ी मोटी थी, मजाक बनाया जाता था, छोटे कद के मोटी नाक। बट यहाँ पे उनके फेस को आइडियलाइज किया हुआ है, जैसे एक नूर बोलते हैं ना, चेहरे पे नूर दिख रहा है। प्लेटो एट दी डेथ ऑफ सोक्रेटिस वॉज हिस्टोरिकली वेरी यंग, बट इस पेंटिंग में ओल्ड मैन की तरह दिखाया हुआ है।
तो इसका पॉसिबल इंटेंशन ये हो सकता है कि ऑब्वियसली प्लेटो ने जब इस पूरे सीन को रीइमेजिन किया होगा, उनकी उम्र आ गई होगी, तभी प्लेटो को बूढ़ा दिखाया हुआ है। और जब वो लिख रहे होंगे फेडो में इस चीज़ को, तो उम्र उनकी निकल गई होगी, तो वैसा दिखाया हुआ है। तो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने की कोशिश करी है डेविड ने, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा था, क्योंकि मैंने बोला लुई डेविड ने इसको जस्ट बिफोर कुछ चंद साल पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले इस पेंटिंग को बनाया था। ये प्रोपोगंडा नहीं था, उस वक्त प्रोपोगंडा जैसी चीज़ें नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, बट इस पेंटिंग ने प्रमोशन ज़रूर किया एक चीज़ का, विच वॉज कि कैसे एक एक इंसान ने, जो कि एक आम इंसान की तरह था, उसने अपना बलिदान, अपना सैक्रिफाइस दे दिया फॉर प्रिंसिपल्स ही स्टूड फॉर। मॉरल करेज दिखाया, रेजिस्टेंस दिखाई टू अनजस्ट अथॉरिटी। सोक्रेटिस ने दिखा दिया कि भाई ये जो जजमेंट है वो गलत था, आज तक बोला जाता है। तो सोक्रेटिस एक सिंबल के तरह बन गए, विच वॉज ट्रुथ ओवर पावर एंड इंटीग्रिटी ओवर सर्वाइवल। कि मैं जो हूँ मैं वो रहूँगा, मुझे सर्वाइव करने से मतलब नहीं। सर्वाइव तो जानवर करते हैं भाई, मैं जानवर थोड़ी, मैं जानवर से ऊपर हूँ। तो ये पेंटिंग ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत इन्फ्लुएंस किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट आर्टिस्टिक वाइज बहुत इन्फ्लुएंस किया, बिकॉज ये दिखाता है कि कैसा माइंडसेट चाहिए फॉर रेवोल्यूशनरी। इसका फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस भी था। द पेंटिंग, जो पेंटिंग थी वो इनलाइटनमेंट एरा से बहुत ज़्यादा अलाइन करने लग गई कि भाई हमारे अंदर रीज़न होना और रैशनैलिटी होना कितना ज़रूरी है ओवर ट्रेडिशन। लोग ट्रेडिशन में मरे जा रहे हैं भाई, ये ट्रेडिशन है, पूर्वजों ने ये कहा, ये हमारा रिलीजन है, ये कहता है। नहीं, रीजनिंग ज़रूरी है, जो कि सोक्रेटिस ने दिखाई। उस वक्त बोल दिया मैं एथीस्ट हूँ। दूसरा, सवाल उठाना अथॉरिटी पे। और तीसरा, इंडिविजुअल कॉन्शियंस। मेरा मानचित्र ये कहता है, मेरी अपनी फीलिंग ये कहती है, मेरे अपने अंदर का कॉन्शियंस ये कहता है। तो इस पेंटिंग के द्वारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ा, जो कि मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल पेंटिंग थी, बिकॉज सोक्रेटिस ने यहाँ पे फ्री थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल रेबिलियन रिप्रेजेंट किया है। पहली एक तरीके से, जो मैं इस चैनल पे एग्जिस्टेंशलिज्म बोलता रहता हूँ, अस्तित्ववाद बोलता रहता हूँ, उसका एक तरीके से रूट्स थे ये, मेरा इंटेलेक्चुअल रेबिलियन। तो इस पेंटिंग ने अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया, इवन इफ इट कॉस्ट एवरीथिंग। चाहे तुम सब सट्टा लगा के दाव पे लगा दो, बट 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 अगर अथॉरिटी गलत है, उसको चैलेंज करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कुछ लेसन्स निकाल ले तो मेरे को टॉप 5 लेसन्स मिले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल पेंटिंग बना देते हैं इसको। सबसे पहला कि ट्रुथ हमेशा ऊपर रखो कंफर्ट से। जिस क्षण में तुम ट्रुथ को मोड़ना शुरू कर दोगे जस्ट टू सर्वाइव, यू स्टार्ट लूजिंग योरसेल्फ। और ऐसे देश भी गिरते हैं, ऐसे सरकारें भी गिरते हैं जिस दिन आप ट्रुथ को मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। दूसरा, बिलीव्स मस्ट होल्ड अंडर प्रेशर। अगर प्रेशर तुम्हें तोड़ दे रहा है तो तुम्हारे वैल्यूज़ कभी असली थे ही नहीं, वो सिर्फ बहरूपीय दिखावटी वैल्यूज़ थे। तीसरा, कंट्रोल योर रिस्पॉन्स। तुम इवेंट्स को कंट्रोल नहीं करते, तुम ये कंट्रोल ज़रूर करते हो कि तुम कैसे शो अप कर रहे हो। जैसे सोक्रेटिस अगर रोना शुरू कर देते हैं वहाँ पे, तो उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता, बट वो बंदा डटा रहा अपने ऊपर। चौथा, मेजॉरिटी इज़ ऑफन रॉन्ग। अप्रूवल लेना बड़ा ईजी है, बट इंटीग्रिटी लेना ईजी नहीं है। तो अप्रूवल छोड़ो, अपनी इंटीग्रिटी बनाओ। पांचवा, लेगेसी इज़ बिल्ट बाय व्हाट यू रिफ्यूज़ टू कॉम्प्रोमाइज़। तुम हमेशा याद रखे जाओगे किस चीज़ के लिए, तुम किस आइडिया के लिए तुम खड़े रहे थे। इसलिए नहीं कि तुमने क्या अवॉइड किया, तुम किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे थे। तो अभी इस वक्त जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अभी तक टिके तो वेल एंड गुड, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, उन लोगों को देयर इज़ लैक ऑफ इंटेलिजेंस इन देम। उनके अंदर रीढ़ की हड्डी की कमी है यार। मैं बड़ा परेशान हूँ ऐसे लोग। अरे रीढ़ की हड्डी लो, कहाँ चली गई? उनको पता है क्या सही है, उनको पता है क्या कांड है, लेकिन फिर भी वो खड़े नहीं होते उस चीज़ के लिए। वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना चाहते हैं, वो कंफर्ट चूज़ करना चाहते हैं। ये जाने दो जो हो रहा है भाई, हम तो कंफर्ट में, जब तक दस्तक घर पे नहीं दे देता है वो कांड। और इसी वजह से सोसाइटी वीक होती जाती है। इसलिए नहीं कि दुश्मन बाहर है, बट इसलिए कि दुश्मन तुम्हारे अंदर है, और तुम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर पा रहे हो। उस चक्कर में सब कुछ टूट रहा है। एथेंस भी गिरा भाई, एथेंस भी टूटा, और वो इसलिए नहीं टूटा
क्योंकि उसको बाहर से किसी ने तोड़ दिया. कंट्री डजेंट फॉल व्हेन ट्रुथ इज अटैक, इट फॉल्स व्हेन पीपल आर टू कंफर्टेबल टू डिपेंड. अपने अंदर ही लोग जो अपने को रक्षक बोलते हैं वो भक्षक बन जाए, कुछ नहीं होने वाला. तो अपनी रीढ़ की हड्डी लाओ और सही के लिए खड़े रहो दोस्त. और मैं सिर्फ वेस्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ सोक्रेटिस वेस्ट में नहीं है, हमारे देश में भी एक ऐसे रेवोल्यूशनरी थे, उनका नाम था भगत सिंह, और उन्होंने भी ओपनली बोला था कि मैं एथिस्ट हूँ. वो भी फांसी दे दी गई थी, एग्जीक्यूशन दे दिया गया था. तो पैरेलल है वेस्ट और ईस्ट में, एक इतने साल पहले 399 BC और एक मॉडर्न एज में. तो भाई समझो. और भगत सिंह की फ़िलॉसफी भी बहुत सॉलिड थी जिसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आप ये वीडियो जाके उठाइए और उससे सीखिए. जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में मास्टर क्लास का लिंक है, मास्टर क्लास नहीं उठाइए, वो उठाओ जिससे फ़िलॉसफी को तुम वेपन बना के अटैक कर सकते हो. और एक और गूगल फॉर्म है हमारी कम्युनिटी का जिसमें मेरे से 1-on-1 एक्सेस है, वो जाके आप गूगल फॉर्म भरिए. आपको ईमेल अगर मिल गया तो यू आर इन द कम्युनिटी, राइट. तो वो भी देखो, ये वीडियो भी देखो. चलो अभी तो नेक्स्ट वीडियो पे, तो अभी जाओ.